नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल या ऑर्डिनरी एनकोडर्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रायोरिटी एनकोडर्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता हो कि प्रायोरिटी एनकोडर और नॉर्मल एनकोडर्स में क्या डिफरेंस है। एनकोडर ये होता है दोस्तों कि एनकोडर की कोई भी इनपुट एट ए टाइम सिर्फ एक ही इनपुट हाई लॉजिक हो सकती है। उसी इनपुट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम बाइनरीज को आउटपुट पे अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एनकोडर्स में एक से ज़्यादा इनपुट हाई लॉजिक अवेलेबल हो तो उस केस में एनकोडर्स कैसे काम करेगा, एनकोडर्स की आउटपुट्स क्या होंगी, इसको दोस्तों डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी एनकोडर्स में। तो इसके सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये आपको पता है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यानी जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है उसमें कोई मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता, ना ही उसमें कोई फीडबैक कनेक्शन होता है। इसकी आउटपुट डेफिनेटली प्रेजेंट इनपुट्स पे ही डिपेंड करती हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ नोन एज मैनी टू मैनी सर्किट, यानी प्रायोरिटी एनकोडर्स में भी मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स रहती हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट्स रहती हैं। थर्ड जो है दोस्तों, मोर नंबर ऑफ इनपुट्स हाई। तो यही इसका मेन पॉइंट है कि जो प्रायोरिटी एनकोडर है वो तब स्टडी किया जाता है जब किसी भी एनकोडर्स की इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हाई लॉजिक्स अवेलेबल हो जाए। तो अगर सिर्फ एक इनपुट हाई लॉजिक है तो आप ऑर्डिनरी एनकोडर स्टडी करोगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा इनपुट्स हाई लॉजिक अवेलेबल होती हैं तो उस केस में आपको प्रायोरिटी एनकोडर स्टडी करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हेन वी हैव मोर नंबर ऑफ इनपुट्स हाई लॉजिक। तो यहाँ पे दोस्तों जो n है वो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और जो m है वो हमारे नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। तो डेफिनेटली इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन होता है, जो आपका n है दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर m, यानी 2 की पावर नंबर ऑफ आउटपुट्स विल बी इक्वल टू इनपुट्स। ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी एनकोडर मैंने एक्सप्लेन किया है वो मैंने लिया है 4:2 एनकोडर्स, यानी 4 इनपुट्स आपके पास अवेलेबल हैं और 2 आपके पास आउटपुट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इस प्रायोरिटी एनकोडर्स की वर्किंग को हम विद हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल अंडरस्टैंड करते हैं। तो ट्रूथ टेबल्स में मान लीजिए सबसे पहले ये जो 4 इनपुट्स अवेलेबल हैं, अगर सबके सब आपके लॉजिक लो होंगे तो डेफिनेटली आउटपुट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आउटपुट्स पे आप सिंपली डोंट केयर मेंशन कर सकते हो। फिर दोस्तों मान लीजिए अगर इस इनपुट पे हाई लॉजिक अवेलेबल है, बाकी के इनपुट्स पे लो लॉजिक रहता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। यहाँ पे हाई लॉजिक है, यानी I0 पे हाई लॉजिक अवेलेबल है। तो दोस्तों 0 जो है, अब उसको बाइनरीज में रिप्रेजेंट कराइए, वही आपकी आउटपुट्स अवेलेबल होंगी। तो 0 को हम 0 0 से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। फिर दोस्तों जो दूसरा केस है, मान लीजिए अगर अब की बार I1 पे हाई लॉजिक अवेलेबल है और I2 I3 लो लॉजिक रहती हैं, तो ये बना। तो दोस्तों जैसे ही आपका I1 हाई लॉजिक अवेलेबल है तो अब आपका जो एनकोडर है वो I0 पे या 0 हो या 1 हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अब एनकोडर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो I1 अगर हाई लॉजिक है तो I1 की प्रायोरिटी I0 इनपुट से कहीं ज़्यादा है, तो I0 इनपुट्स पे 0 हो या 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डोंट केयर टर्म्स यूज़ किए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से I1 1 को अब बाइनरी में रिप्रेजेंट करा लीजिए, तो ये होगा आपका 0 और 1। फिर दोस्तों अब की बार अगर आपका I2 पे हाई लॉजिक अवेलेबल है तो इसका मतलब I3 आपका 0 है, I2 हाई लॉजिक है। अब I3 0 है तो डेफिनेटली I2 अगर आपका हाई लॉजिक है तो अब I2 की प्रायोरिटी I1 और I0 के इनपुट्स की प्रायोरिटी से कहीं ज़्यादा होगी। यानी अब एनकोडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, I1 चाहे 0 हो चाहे 1 हो, I0 चाहे 0 हो चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I2 के कोरस्पॉन्डिंग हाई लॉजिक्स है, तो 2 को आप बाइनरीज में रिप्रेजेंट करा दीजिए, ये बनेगा 1 और 0। अब जो लास्ट पॉसिबल केस है दोस्तों, अब की बार I3 अगर आपका हाई लॉजिक अवेलेबल होता है तो इन चारों इनपुट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी I3 की है, सबसे कम जो प्रायोरिटीज़ है वो I0 की है। अगर I3 लॉजिक हाई है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसका मतलब इससे पहले जो 3 इनपुट अवेलेबल हैं वो चाहे 0 हो चाहे वो लॉजिक हाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एनकोडर आपका क्या करेगा, I3 यानी 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो बाइनरीज है वो आउटपुट्स पे अवेलेबल हो जाएगा, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका 1 1 होता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो। अब आपको फाइनली y1 और y0 इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसके एक्सप्रेशंस के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे के मैप की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि इनपुट्स आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल्स का प्रॉब्लम के मैप से इजीली सोल्व किया जा सकता है, जस्ट टू गेट दी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। तो यहाँ I3 I2 I1 I0 अगर चारों जीरो हैं तो y1 आपका डोंट केयर्स में जाएगा, यानी ये पॉसिबल केस है दोस्तों, यहाँ ये क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 0 0 0 1 ये आपका 0 है, 0 0 0 1 ये आपका 0 होगा, अगेन 0 0 1 क्रॉस, इसका मतलब ये होगा दोस्तों 0 0 ये आपका I3 I2 ये आपका 0 0 है। अब I1 आपका 1 है, I1 आपका इन दोनों केसेस में 1 रहता है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन दोस्तों इस क्रॉस का मतलब है कि एक बार ये 0 भी हो सकता है, दूसरी बार ये 1 भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो दोनों केसेस हैं इसमें भी हमारा 0 ही फिल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस 1 की। इस 1 का मतलब ये हो गया 0 एंड 1, तो I3 0 है, I2 आपका 1 है, यानी I3 आपका 0 है, I2 आपका 1 है, लेकिन I1 और I0 दोनों के दोनों आपके क्रॉस से रिप्रेजेंट किए गए हैं, यानी दो जो इनपुट्स होंगी इसमें कुछ भी वैल्यूज हों, चाहे 0 0 है, चाहे 0 1 है, चाहे 1 0 है, चाहे 1 1 है, उन सभी पॉसिबल केसेस में आपकी आउटपुट हाई लॉजिक्स रहेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई लॉजिक फिल कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस हाई लॉजिक की जो y1 कॉलम में अवेलेबल है। इसमें दोस्तों क्या है, I3 आपका हाई लॉजिक है, इसके बाद I2 I1 I0 यहाँ पे आपके डोंट केयर मेंशन है। इसका मतलब I3 हाई लॉजिक कहाँ होगा, इस कॉलम्स में, इस रो में भी I3 हाई है और इस रो में भी I3 हाई है। बाकी के जो 3 इनपुट्स हैं I2 I1 I0 वो सारे डोंट केयर्स हैं, यानी 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक सभी पॉसिबिलिटीज होंगी विद I3 इक्वल टू 1। उन सभी पॉसिबिलिटीज में आपकी आउटपुट हमेशा हाई लॉजिक होगी। तो डेफिनेटली वो सारी पॉसिबिलिटीज दोस्तों इन 2 रोज के साथ फिल हो सकती हैं। तो ये आपका I1 हो गया। अब जो इसकी जो ग्रुपिंग्स हैं वो कैसे होगी, टोटल हाई लॉजिक्स कितने अवेलेबल हैं, दैट इज 12, तो 16 का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो दोस्तों इस तरीके से हम 16 से कम जो प्रायोरिटी लेवल है वो 8 होता है, तो 8 यहाँ पे पेयरिंग्स कर सकते हैं। जब इसका पेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो y1 है वो क्या बनेगा, ऊपर वाला सब कैंसिल, इसके सामने ये जो 1 है फर्स्ट प्लेस पे ये कॉमन है, ये 1 ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी I3 बचेगा प्लस। अब दोस्तों बाकी बचे ये 4। कुछ बच्चे कहेंगे इन 4 का पेयर्स बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों 4 का पेयर से कहीं अच्छा है आप इस ऑलरेडी पेयर्ड हाई लॉजिक्स को इसके साथ ग्रुपिंग्स में मिक्स कर दें, ये आपका 8 का पेयर बनेगा, और इसी के साथ जो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा वो I2 आ जाएगा, तो यानी I3 प्लस I2। तो जो आपका Y1 है वो डेफिनेटली क्या बना, दिस इज दी और ऑपरेशन ऑफ I2 इनपुट एंड I3 इनपुट। अब दोस्तों सिमिलरली आप Y0 का फाइंड आउट करेंगे। Y0 चारों जीरोज हैं तो यहाँ पे क्रॉस है। फिर दोस्तों यहाँ पे 0 0 0 1 यानी 0 0 0 1 यहाँ पे आपका 0 आ गया दोस्तों। अब ये आपका 1 है, इसका मतलब 0 0 1, ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका 0 0 है, और डेफिनेटली ये दोनों आपके इस तरीके से फिल हो जाएंगे, क्योंकि ये कब होगा, जब आपका यहाँ 1 होगा तो ये 1 1 हो गया, दैट इज 1 1। जब यहाँ 0 होगा तो यहाँ 1 0, दैट इज 1 0, ये फिल हो गया, क्योंकि 0 0 ऑलरेडी आपके फिक्स्ड है। अब दोस्तों ये आपका 0 है, मतलब 0 1 क्रॉस क्रॉस, यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट है। तो 0 1 का केस कौन सा है, I3 I2 को लेके, ये है आपका 0 1। तो 0 1 आपका फिल है, लेकिन यहाँ पे I1 और I0 दोनों वेरिएबल्स हो सकते हैं, यानी दोनों क्रॉस हैं तो 4 डिफरेंट केसेस बना सकते हो, यानी सबके सब आपके यहाँ पे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, ये आपका क्या है हाई लॉजिक, यहाँ क्या है I3 1, I3 आपका इन दोनों में 1 है, तो डेफिनेटली ये 3 आपके क्या हैं डोंट केयर्स, यानी ये 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक इन बिटवीन 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका Y0 जो है वो हाई लॉजिक रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों रोज आपकी हाई लॉजिक से फिल हो जाएंगी।
तो अब इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये बनेगा दोस्तों, ये आपका 8 हाइलोजिक्स का पेयर बना, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो वाई नोट है वो लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू Y3 प्लस। अब जो बाकी के हाइलोजिक्स बचे ये दो, इन दो को पेयर करने से कहीं अच्छा है आप इन दोनों का इन दोनों के साथ पेयर करें, क्योंकि 2 की पेयरिंग से कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी 4 की पेयरिंग की होती है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग्स क्या है, यहाँ से I2 कॉम्प्लीमेंट और इसके ठीक ऊपर यहाँ ये 1 कॉमन है, ये 1 आपका I1 को बिलोंग करता है, दिस इज योर I1। सो दिस इज द सेकेंड आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर। अब फाइनली दोस्तों आप इसका सर्किट बना सकते हो। सर्किट्स में क्या है, I0, I1, I2 एंड I3, ये आपके पास 4 इनपुट्स हैं। तो वाई नोट कैसे निकलेगा, दिस इज Y3। अब I2 है, इसको नोट से पास कराएंगे, ये आपका I2 बार हो जाएगा, और I1 के साथ एंड ऑपरेशन है, तो दोस्तों ये इसके साथ एंड ऑपरेशन है। फाइनली अब I3 का इसके साथ क्या है, और ऑपरेशन है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली वाई नोट मिल गया। अब Y1 क्या होगा, I3 और I2, यानी ये आपका है, यहाँ से आपका I3 निकल गया और दोस्तों यहाँ से आपका I2 निकल गया। अब इन दोनों को आप OR गेट से पास करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका Y1 मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि नॉर्मल जो एनकोडर्स थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके OR गेट्स थे, लेकिन अगर प्रायोरिटी एनकोडर्स की आप बात करोगे तो वहाँ OR गेट्स भी होंगे, एंड गेट्स भी होंगे और नोट गेट्स भी होंगे। सो दिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर्स। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।